चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज बहुत अच्छा टॉपिक ले रहा हूं आप लोगों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लामेशन की। इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। लेकिन उसके पहले मेरे इतने समय का एक अनुभव का आपको ड्रॉप बताने जा रहा हूं, जो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक स्पेशल ड्रॉप है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दिनों में जब गैंग्रीनल फूड बनाया था तो सबसे पहले इसी लेवल पर काम करके इन्फ्लामेशन के लेवल पर मैंने सबसे ज्यादा इंट्रोडक्शनरी हमारा जो फंक्शंस है उसको समझकर मैंने रिजल्ट लिया था। A2, S5, C5, आप जैसे गैंग्रीनल फूड सुपर बनाते हो ना, याद रखना दोस्तों, L1, Win1, P2, F1, वर1 और G, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, ये वो प्रोटोकॉल है जो 100% रिजल्ट दे रहा है इन्फ्लामेटरी फीवर में, एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। हमेशा याद रखना, जब प्रोटोकॉल्स बनाना है तो कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन को थोड़ा सा डाउन रखिए आप, ठीक है। यहां पर आप जब छोटे छोटे प्रोटोकॉल तय करते हैं तो यहां पर हर चीज को आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजरिए से देखना पड़ेगा दोस्तों। ये एक बहस है, ठीक है, ये एक बैस है और इस बैस के बिहाफ पर मैं बहुत ही शानदार रिजल्ट ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक और चीज बताता हूं, आप यदि आप इस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो तो ये इन्फ्लामेटरी जो आपकी इन्फ्लामेशन होता है, ये इन्फ्लामेशन ड्रॉप है दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन ड्रॉप है। और इसमें यदि आप जी की जगह वाई कर देते हैं, याद रखना मेरी बात को, अगर जी इस्तेमाल करके ये प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो दुनिया का कोई सा भी इन्फ्लामेशन हो जाए D5 या सेकेंड डायल्यूशन में ठीक करता है, D5 या सेकेंड डायल्यूशन, याद रख लीजिएगा, D5 या सेकेंड डायल्यूशन में। ये दुनिया के, अगर एक्यूट है तो सीधे D5 में जाओ, क्रॉनिक है तो सीधे सेकेंड डायल्यूशन में जाओ। आप यहां पर यूज करो, मेरा मानना यू आर द बेस्ट, ठीक है। आपसे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। यदि किसी को इन्फ्लामेटरी फीवर आ रहा और रुक नहीं रहा, जी को हटा दीजिए, यानी दो प्रोटोकॉल बनाना है, एक में जी को रखना है, ये हर प्रकार के इन्फ्लामेशन में काज करेगा। अब हर प्रकार की इन्फ्लामेशन क्या होती है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, जब फीवर आता है वो भी इन्फ्लामेटरी फीवर है, कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी कोरोना में मैंने जबरदस्त इसके रिजल्ट किए दोस्तों। यहां पर सब मैंने सेम रखा, केवल जी को हटाकर यहां पर वाई को इस्तेमाल किया, है ना। और शामिल, अगर आपको नहीं करना है A2C5F1Y दे दो, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है A2C5F1Y को दे दो, ठीक है। ये केवल A2C5F1Y आपके फीवर को डाउन करेगा D5 में, ठीक है। फीवर को डाउन करेगा, लेकिन उसके जितने भी साइड इफेक्ट्स हुए हैं, जितने भी टूट फूट हुई है, जितने भी एनर्जी का लॉस हुआ, उसको ठीक नहीं करेगा। माइंड इट, उसको ठीक नहीं करेगा, है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इतना टॉप क्लास रिजल्ट दे रहा है दोस्तों, जो कहीं पर भी आप प्रैक्टिस करते हो आपको कभी फेल नहीं होने देगा। क्योंकि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इस चीज को मैं आज आपको जब बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है, तब जब आप इस प्रोटोकॉल को निर्धारित करोगे, तो इस प्रोटोकॉल को निर्धारित करने के बाद में आप खुद फैसला लेना कि ये प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है। I think you are the best. अब बात करते हैं इन्फ्लामेशन की।
जब आप इन्फ्लामेशन की बात करते हो, कोई भी ऑर्गन ले लो आप, है ना, किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस के लेवल पर बात कर लो आप, तो जब ऑर्गन के फंक्शन की बात होगी दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में समझ में आती है ना। अगर मान लो कोई ऑर्गन है और उस ऑर्गन में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर आप समझ जाओगे कि किस कंडीशन में ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। सबसे छोटे छोटे उदाहरण जब आप टेबल प्रैक्टिस में समझते हो, तो एक अपेंडिक्स है, ठीक है। अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हुआ है, ITIS, आइटिस जोड़ दिया जाता है, अपेंडिसाइटिस, है ना, पेनक्रेटाइटिस, कोलोनाइटिस या कोलाइटिस, ठीक है। तो याद रखना, ITIS अगर कहीं पर भी आपने ऐड कर दिया, आप समझ जाइए कि उस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो गया, करेक्ट। अगर उस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हुआ, तो मान लो अपेंडिक्स में हुआ, तो C5 सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आप ये आपका जो इन्फ्लामेटरी फीवर वाला प्रोटोकॉल दे दीजिए, लेकिन याद रखिए गैग्रेनाल फोर्ट भी बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन ये जो है S5 C5 दोनों मिला हुआ है, या आप सीधा कह लें C11G, सीधा आप दे दीजिए C11G। आप इतना बड़ा निचोड़ मत करिए, आपको केवल C11G का प्रयोग करना है, आप देकर देख लीजिए, ठीक है। चूंकि ये कोलोन का पार्ट होता है, तो वहां पर आपको कोलोन की मेडिसिन भी देना पड़ेगा, इंटेस्टाइनल रेमेडी भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन स्लास नहीं देना, ठीक है। दूसरी बात, जब पेंक्रेटाइटिस हो रहा है दोस्तों, पेंक्रियास की इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन दूर करने के लिए आपका इन्फ्लामेटरी ड्रॉप यूज करना है। लेकिन यहां पर मेनली अगर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर स्पेशल पेनक्रियास के लेवल पर है, तो पेनक्रियास को न्यूट्रिशन दीजिए, S2C2F1, S10C10W, ये न्यूट्रिशन है। साथ में आप यहां पर, अब ये डाइल्यूशन कौन का देना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है दोस्तों, कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहां पर हमें ये दोनों प्रोटोकॉल देने के साथ में हमें स्पेशल प्रोटोकॉल यूज करना है, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन दे और इन्फ्लामेशन के लेवल को ठीक करे। ये क्यों मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा, है ना। अभी कोलाइटिस हुआ, अब कोलाइटिस मतलब क्या, कोलिक, है ना, कोलोन के लेवल पर कोलिक हो रहा है और इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो कोलोन के प्रोटोकॉल आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने यहाँ पर S10 C10 वर्वन वाई ऐड कर दिया, तो आप कोलोन के लेवल पर चले गए, है ना। प्योरली लार्ज इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्यूरिफाई करने लगे, है ना। आपने जनरल टॉनिक H2C15B या प्लेन H2C15B दिया, तो आपने पर्टिकुलर स्टमक के लेवल पर न्यूट्रिशन, ग्लैंडुलर सिक्रेशन के लेवल पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, वहां पर आप उसको बिल्कुल नॉर्मल करने लगे। लेकिन जब आपने कहा कि भाई यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है ना, कोलान में इन्फ्लामेशन हो रहा है, कोलाइटिस, या आप जब वहां पर नजर कर रहे हो, तो भाई कोलाइटिस डेवलप हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो गई, इन्फ्लामेटरी ड्रॉप अलग और कोलोन के लेवल पर न्यूट्रिशन की ड्रॉप अलग। जब आपने वहां इसीलिए ऑर्गेनो बूस्टर मैं आपको कह रहा हूं सेपरेटली यूज कीजिए, फंक्शन और स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन अलग दीजिए और यहां पर अलग दीजिए। आपका प्रोटोकॉल देखिएगा दोस्तों, यू गॉट अ मिरेकल, आप बिल्कुल टॉप क्लास मिरेकल लेकर आ जाओगे, है ना। अब हम लोग सीधी बात करते हैं, हमने ये छोटी सी चीज समझ ली, है ना। अब हम सीधी बात करते हैं कि अगर हम इन्फ्लामेशन देख रहे हैं, तो व्हाट इज इन्फ्लामेशन, और हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में इसका क्या महत्व है, क्या ये किसी भी प्रकार से हमारे पर्टिकुलर लेवल पर काम आएगा, है ना, इलेक्ट्रोमोपैथ के लेवल पर काम आएगा, तो आप बता रहे हो, है ना। आप एक भी केस मेरे को बता दो जो आपने रोजाना देखे उसमें से इन्फ्लामेशन का ना आया हो, है ना। इन्फ्लामेशन होता क्या है ना, इन्फ्लामेशन, आप रोजाना इन्फ्लामेशन को देखते हो, रोजाना इन्फ्लामेशन से पीड़ित होते हो। इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग, है ना, लिविंग टिश्यू, और या सीधा कह दो लिविंग टिश्यू टू इंजुरी, इंजुरी के परिणाम स्वरूप किसी भी लिविंग टिश्यू को रिस्पॉन्स जो लोकल उस पर्टिकुलर पार्ट पर, लोकल भी होता है जनरल भी होता है, लेकिन उस लोकल पार्ट पर टिश्यू का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन, है ना। कोई भी एजेंट के माध्यम से, कारण कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है, कारण कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, हमें यह देखना है कि कारण क्या है, और उसके कारण लोकल लेवल पर टिश्यू की इंजुरी हुई है, और उसके इंजुरी के रिस्पांस पर जो लोकल कनेक्टिव वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना
ब्लड वेसल्स इस कनेक्टिव टिश्यू से जो उस सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को बॉडी को कनेक्ट करके रखा हुआ है, इनके लेवल पर, इनके इंजूर होने पर, इनके टूट जाने पर, इनके नष्ट हो जाने पर जो बॉडी का रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन, है ना। जनरली क्या बोलता है, पूछा जाता है कि इन्फ्लामेशन क्या, तो बोलता है रेडनेस, पेलनेस, ये होता है ये कार्डिनल साइन है दोस्तों, इन्फ्लामेशन नहीं है। इन्फ्लामेशन जो मैं बताने जा रहा हूं वो है ना, जब आपकी बॉडी में कोई भी एजेंट बॉडी में डेवलप हो रहा है, बहुत सारे एजेंट है दोस्तों, जब वो बॉडी में डेवलप हो रहे हैं तो याद रखना दोस्तों, बॉडी में आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, आपका डिफेंस रिएक्शन होता है ना। वो डिफेंस रिएक्शन इस प्रकार के तमाम कंडीशन को एलिमिनेट करने का काम करता है ना, लिमिट करने का काम करता है, ये उसको स्प्रेड करने का काम करता है, इंजुरीज एजेंट के स्प्रेडिंग के माध्यम से उनको जो वो फैल रहा है उसको रोकता है, लिमिट करता है और उसको बाहर निकालने का काम करता है। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो क्या केवल एक ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है? हमने इम्यूनिटी पढ़ा, हमने एलर्जी पढ़ा, हमने इसीलिए पहले ये सारी चीज पढ़ ली, है ना। अब हम उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे हमारी टेबल प्रैक्टिस में, है ना। यदि किसी भी लोकल टिश्यू पे डैमेज होता है तो आपको जानते हो क्या होगा, है ना। इस चीज को बेटर अंडरस्टैंड जब कल प्रैक्टिकल हाफ होगा तब मैं वहां पर बताऊंगा, तब आपको बहुत अच्छी चीज यहां पर समझ में आएगी। लेकिन आज मैं पूरा प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन कर रहा हूं इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेशन जब आप देखोगे आपके बहुत बड़ी मुट्ठी में है दोस्तों, बहुत तेजी के साथ आप उसको क्योर कर सकते हो। यही कारण है जब आप कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन देखते हो, मैंने कहा एजेंट्स, है ना, याद रखना एजेंट्स। तो जब आपका लोकल टिश्यू, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, फेलियर टू फंक्शन नॉर्मली, यानी अपने नॉर्मल फंक्शन करने में फेलियर हो गया, कारण कुछ भी रहा हो, इंटरनल रहा हो, एक्सटर्नल रहा हो, इन्फ्लामेशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, वहां पर मौजूद है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो फेलियर टू फंक्शन नॉर्मली, आपकी बॉडी फंक्शन नॉर्मली नहीं कर पा रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। ये इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है दोस्तों, और यही कारण है जब आप इन्फ्लामेशन के काज देखते हो, इटियोलॉजी देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये चीज तो डेफिनेटली हम रोजाना देखते हैं, लेकिन हमने कभी इन्फ्लामेशन के मैटर पर एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया, या हमने समझा नहीं, या किसी ने हमें समझाया नहीं, या हमने कोशिश नहीं करी, है ना। कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्टिव एजेंट का दोस्तों। जितने भी बॉडी में इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता, यू आर डॉक्टर। एक सामान्य व्यक्ति यहां पर इन्फेक्टिव एजेंट के बारे में कुछ नहीं जानता, बिकॉज बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस, उनके टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया वायरस उनके टॉक्सिन्स, फंगाई, पैरासाइट, ये क्या है, ये दोस्तों इन्फेक्टिव एजेंट है। ये आपकी बॉडी में इंफेक्शन को फैलाकर लोकल टिश्यू को डैमेज करते हैं, और उस लोकल टिश्यू के डैमेज के परिणाम स्वरूप इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में डेवलप होता है, और आपको कहा जाता है कि देखो ये लोकल टिश्यू का रिस्पांस डेवलप हुआ है, जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की इंजुरी हुई है, ये इंजुरी बैक्टीरिया, वायरस, उनके टॉक्सिन्स ने, फंगस ने, या पर्टिकुलर पैरासाइट ने की। ठीक है, तो पहला होता है इन्फेक्टिव एजेंट्स, आपको ये पता है दोस्तों। दूसरा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, है ना, मैंने आपको इसीलिए इम्यूनिटी पहले बताई कि हाँ बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट होते हैं, लाइक सेल मीडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, है ना। सेल मीडिएटेड यानी सेल्यूलर लेवल पर, आपकी सेल के लेवल पर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, या पर्टिकुलरली आपके पर्टिकुलर जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, उस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के परिणाम स्वरूप अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अब एंटीजन एंटीबॉडी मैंने आपको सारी चीज बता दी दोस्तों। कोई भी इंटरनल जो आपकी बॉडी में एंटीजन बन रहा है, या बाहर का एंटीजन हो रहा है, वो नेचर में प्रोटीन होता है ना। वो एलर्जीज आपके बॉडी में कॉज करते हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो उस एंटीजन के खिलाफ आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज वहां पर उससे लड़ाई करती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, और वो रिएक्शन जब आपका एंटीजन बहुत स्ट्रांग होता है, एकदम से आपके बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप कर देता है। ठीक है, ये भी एक इन्फ्लामेशन का साइन है, बिकॉज इसके जितने भी कार्डिनल साइंस होंगे इन्फ्लामेशन से सेम मैच कर जाएंगे, है ना। ये आपकी टेबल प्रैक्टिस को बूस्ट कर देगा दोस्तों। दुनिया में इतना फास्ट इन्फ्लामेशन में काम करने वाला कोई साइंस नहीं है जितना फास्ट इलेक्ट्रोमोपैथ का सिस्टम करता है। ठीक है, बिकॉज वी कैन क्योर ब्लड एंड लिम्फ, हम प्योर करते हैं, उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो ब्लड और लिम्फ प्यूरिफाई हुआ तो आप देख लो आपकी डिसीज क्योर हो गई।
है ना। इसीलिए हम जब बात करते हैं तो एक मोटिवेशन के लेवल पर बात नहीं करते। आपने और मैंने काम किया है ना, आप और मैं काम कर रहे हो और काम कर रहे हो तो रिजल्ट हमारे समकक्ष आ रहा, इसीलिए हम ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल एजेंट्स की बात कर लो आप, है ना। अगर आपको इन्फ्लामेशन हो रहा तो कैसे होगा, आप चले जाइए धूप में, काफी समय तक हीट में रहिए, सन स्ट्रोक नहीं लगेगा, है ना। याद रखना, हीट कोल्ड आप ठंडी में देख लो, है ना, आप यहां पर कहीं ना कहीं रेडिएशन के लेवल पर चले जाओ, है ना। मैकेनिकल ट्रॉमा, एक्सीडेंट हो गया आपका, बहुत जबरदस्त आपके ठुकाई हुई है ना, मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, ये सारे फिजिकल एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के फिजियोलॉजी में परिवर्तन काज कर देते हैं अपनी डोमिनेंसी के साथ, है ना। आप देखो, अगर आपको सनबर्न होता है या पर्टिकुलरली आपको स्पेशल लू लग जाती है, क्या हो रहा है आप देखो, 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपके समझ नहीं पड़ती है आपको, है ना। आपकी बॉडी में परिवर्तन हो गया उस हीट की वजह से, इसलिए इन्फ्लामेशन हुआ है ना। आईवी फ्लूइड या ग्लूकोज पिला देते हो, नींबू का शरबत पिला देते हो, सेटल डाउन हो जाते, है ना। आप आपकी बॉडी में जो वाटर लॉस हुआ है उसकी पूर्ति कर दो, बहुत तेजी के साथ आप ठीक हो जाओ। आपने इन्फ्लामेशन को प्रोटेक्टिव करने का काम किया। ठीक है, तो ये फिजिकल एजेंट्स होते हैं, लेकिन दोस्तों केमिकल एजेंट भी होते हैं, है ना। आप देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी पॉइजन्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन्स, बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों, खोलूंगा आगे, है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पॉइजन्स होते हैं ये भी डायरेक्ट केमिकल एजेंट्स होते हैं। आपको मान लो लोकल एसिड ने जला दिया, है ना, आप देखते हो कुछ आपने लगाया, देखो साहब जल गया। कई लोग बीटेक्स लगाते हैं और उससे एकदम से जल जाता है ना। ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार के केमिकल से अटैच होते हैं और उनमें अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है, साइड इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। याद रखना दोस्तों, ये टोटल इन्फ्लामेशन का पूरा ईटियोलॉजी में बता रहा हूं आपको। ठीक है, कई इनर्ट मटेरियल होता है ना। अब इनर मटेरियल होता है, इनर्ट मटेरियल जो अंदर आ जाते हैं, है ना, पानी के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, खाने के माध्यम से, क्या हुए, है ना, फॉरेन बॉडीज, है ना। आपके बॉडी में अगर कोई फॉरेन बॉडीज प्रवेश कर गई तो क्या आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको कहेगी हाय हेलो हाउ आर यू, है ना, ऐसा करेगी नहीं साहब, वो उसके खिलाफ तुरंत इम्यूनिटी के रिएक्शंस को स्टेबलाइज कर देगी, इम्यूनिटी को फॉलो अप करने को बोलेगी, देखो ये फॉरेन बॉडी घुस गई है, इसको आपको रोकना है, इसको डेवलप नहीं होने देना है ना। तब ये पूरी प्रोसेस इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करती है कि हाँ आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ है, देखो ये ट्रिगर हुआ है। अब आपका काम क्या, आप क्या चाहते हो कैसे बचाना चाहते हो दोस्तों बताओ। जब वहां पर लीगल एक्ट होता है कि हाँ ठीक है हम इसको बचाना चाहते हैं, तो लीगली जब उस लीगली एक्ट में जाएंगे दोस्तों, तब आप वहां पर देखेंगे कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि यहां पर जो आपकी कंडीशंस होती है वो कंडीशन डिपेंड करती है कि इन्फ्लामेशन के साइन क्या है। तो जो कार्डिनल साइंस होते हैं दोस्तों, सबसे पहले होता है रूबर। आपको इन्फ्लामेशन नजर आया, तो इन्फ्लामेशन नजर आया तो सबसे पहले जो वहां पर कंडीशन डेवलप हुई वो क्या डेवलप हुई, इसको मैं अभी साबित करके बताऊंगा कि क्यों सबसे पहले रूबर डेवलप होता है ना। क्योंकि इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, हाइपरमिया। हाइपरमिया मतलब कैपिलरीज डायलेट हो गई तो ब्लड वहां कलेक्ट हो गया, है ना। हाइपरमिया सबसे पहले नजर आएगा आपको, इसलिए आप कभी भी इन्फ्लामेशन देखोगे आपके बॉडी में कहीं भी आपको रूबर यानी रेडनेस यानी हाइपरमिया नजर आ रहा है। ठीक है, याद रख लेना। दूसरी बात, जब रेडनेस ब्लड के कलेक्ट हो जाने के कारण नजर आ रहा, तो दूसरा तो आपको यहां पर ट्यूमर नजर आएगा। ठीक है, यहां ट्यूमर नजर आ रहा आपको। अब ट्यूमर नजर आ रहा तो भाई ये वो वाला ट्यूमर नहीं है जो आप गठानों के रूप में देखते हो, है ना। याद रखना दोस्तों, इसे हम इंफ्लामेटरी ट्यूमर बोलते हैं, है ना। इंफ्लामेटरी ट्यूमर का मतलब होता है दोस्तों, आपके जिस टिश्यू के लेवल पर इंजुरी हो रही है, इंफ्लामेशन हो रहा है दोस्तों, वहां पर याद रखिएगा टिश्यू के लेवल पर फ्लूइड कलेक्ट हो गया है, जिसे आप टिश्यू स्वेलिंग कहते हो। ठीक है,
ये टिश्यू की स्वेलिंग वहां डेवलप हो रही है एंड दैट इज कॉल्ड दोस्तों ट्यूमर। ट्यूमर यानी स्पेशल याद रखना दोस्तों स्वेलिंग, है ना। कहां पर स्वेलिंग? टिश्यू के लेवल पर स्वेलिंग। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, तो याद रखना दोस्तों, आप यहां पर हर प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको क्लियर कर जाओगे। ऐसा कोई सा पार्ट नहीं है जो आप यहां पर दोस्तों ट्रीट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस जो आप क्योर कर जाओगे और बहुत तेजी के साथ में इस पूरी कंडीशन को ठीक कर जाओगे दोस्तों, याद रखना। तीसरा होता है कॉलर। कॉलर का मतलब होता है हीट, है ना। अब जब वहां पर लोकल आपके स्पेशल दोस्तों कंडीशन डेवलप हो रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है? फीवर डेवलप हो रहा है ना। याद रखना, लोकल हाइपोथर्मिया डेवलप हो गया, है ना। याद रखना, लोकल हाइपोथर्मिया हो गया, इसलिए यहां पर दोस्तों आपको फीवर नजर आ रहा है ना। अब लोकल हाइपोथर्मिया हो गया मतलब लोकली वहां पर क्या हुआ कि फीवर का लेवल यानी कि उसका जो टेम्परेचर होता है रिड्यूस हो गया। अब टेम्परेचर रिड्यूस हो गया तो बॉडी को ऐसा लगता है यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो एकदम से टेम्परेचर बढ़ाती है, तो वो फीवर का लेवल हो जाता है ना। अर्थात इंफ्लामेटरी फीवर इज अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस, नॉट अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यानी ये आपके बॉडी में प्रोटेक्शन के लेवल पर काम कर रहा, हील करने के लेवल पर काम कर रहा, डिस्ट्रक्शन के लेवल पर काम नहीं कर रहा दोस्तों। इसीलिए ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा साइन। चौथा साइन होता है डॉलर। अब डॉलर का मतलब ये नहीं, जो अभी डॉलर अप एंड डाउन हो रहा है ना, सोने के रेट गिला रहा है ना डॉलर, ठीक है, वो डॉलर नहीं। डॉलर का मतलब होता है दोस्तों स्पेशली पेन। इन्फ्लामेशन हुआ तो आपको सबसे पहले पेशेंट आकर क्या बोलता है? साहब देखो मुझे यहां पर पेन हो रहा है ना। यानी पेन हो रहा है, तो पेन किस रूप में हो रहा है? बर्निंग पेन। जब आपके पास कोई पेशेंट खुजली वाला आता है, साहब देखो मेरे को तो बिल्कुल ये रेडनेस हो गया, मुझे यहां पर बहुत बर्निंग हो रही है ना, इसका मतलब डॉलर हो रहा, बर्निंग पेन, है ना। ये मेन 4 साइन होते हैं, लेकिन लास्ट में एक साइन होता है दोस्तों फंक्शनलेसिया, अर्थात लॉस ऑफ फंक्शन। यदि डैमेज ज्यादा है तो मान के चलिएगा दोस्तों यहां पर कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और डिस्ट्रक्शन होकर उस पर्टिकुलर पार्ट का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। आप देखते हो कि पेशेंट जब आपके पास अभी फंगल इन्फेक्शन गया रहा पूरा यहां से यहां तक, यहां देखो या फ्रंट में देखो, कान के पीछे देखो, इधर देखो, है ना, पूरा एकदम स्कैली, बिल्कुल आप देखो मोटी मोटी चमड़ी लेकर आता है, दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। आपको जब इसको ठीक करना है तो रिवर्स गियर में डालना पड़ेगा आपको, अर्थात यहां पर सबसे पहले प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, दूसरा आपको चमड़ी को पतली करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ठीक होगा। तो आपका गैंग्रेनल फोर्ट जो होता है ना, वो यहां हीलिंग करता है, लेकिन जो आपका इन्फ्लामेटरी ड्रॉप है सबसे पहले इस इन्फ्लामेशन को ठीक करो, है ना। आपको मैं कह रहा हूं जितने भी फंगल इन्फेक्शन को आप ट्रीटमेंट करोगे, अभी बस स्किन के आप झड़ी लगाने वाला हूं इन्फ्लामेशन में, आप देखो स्किन के लेवल पर कैसे कैसे प्रोटोकॉल आप तय करोगे, है ना। यहां पर ये ड्रॉप जो आप D5 में दे रहे हो एज इट इज D5 में कंटिन्यू रखिएगा। डोज याद रखना दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा है तो 10 ड्रॉप, अन्यथा आपको 5 ड्रॉप के आसपास चलना है, ज्यादा तेज नहीं चलना, ठीक है। 5 ड्रॉप दिन में 4 से 6 बार गुनगुने पानी में दे दो, धीरे धीरे पूरा सबसाइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये एक बेसिक साइन होता है ना। और जब इसको इन्फ्लामेशन को यहां पर दिया गया, तो याद रखना दोस्तों, जो कार्डिनल साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, है ना। जो कॉइंड सेल्युलर पाथ जिसने दिया था, विर्चो नोड, है ना। विर्चो नोड करके एक साइंटिस्ट है, विर्चो स्पेस, विर्चो ट्रायड, ये जो कंडीशंस है उन्होंने दी थी थ्रोम्बोसिस के बिहाफ पर, है ना। सबसे लोकल इन्फ्लामेशन होता है थ्रोम्बोसिस, है ना, उसके बिहाफ पर दी थी दोस्तों। इसीलिए जब भी आप इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करोगे, आपको ये 5 साइन नजर आएंगे, ये नुकसानदायक नहीं है, ये कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन है, आपकी बॉडी में
लोकल वैस्कुलर इवेंट शुरू हो गया है, जो आपके वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के रिस्पांस के परिणाम स्वरूप वहां पर एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस को लॉन्च किया है, जो इन्फ्लामेशन के जितने भी साइड इफेक्ट या डैमेज होता है उससे आपको बचा के लेकर आएगा, है ना, उसको प्यूरिफाई कर देगा। और जब वो प्यूरिफाई कर देगा तो आपका पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं यू आर द बेस्ट, क्योंकि आपका साइंस को, इस साइंस को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है ना, हम ब्लड और लिम्फ पे काम कर रहे हैं। अभी इन्फ्लामेशन को जब खोलूंगा तब आपको नजर आएगा कि हाँ यार, ये प्रोसेस तो बहुत अच्छी चीज है, ये प्रोसेस तो बहुत अच्छे रिस्पांस दे रही है ना। तो यहां पर जब भी आप प्रोसेस शुरू करोगे इन्फ्लामेशन की, देयर आर 2 प्रोसेस, बट सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप क्या है ना, इन्फ्लामेशन के टाइप क्या, एक्यूट एंड क्रॉनिक। 2 टाइप है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, आप देखते हो दोस्तों, है ना। अब यहां एक्यूट क्रॉनिक बताने का मकसद इसलिए है, यहां आप D5 से शुरू कर रहे हो, यू आर द बेस्ट, आप एक्यूट पे काम कर रहे हो। क्रॉनिक पे काम करोगे, याद रखना 147 का सेकेंड डायल्यूशन, है ना। जब आप D5 दोगे तो ये मान के चलो D1 के बाद में जब आप यहां पर D3 बना रहे हो, D2 बना रहे हो, D2 से D3 बना रहे हो, D4 बना रहे हो, D5 बना रहे हो, है ना, ये आप मान के चलो D7 में फर्स्ट डायल्यूशन का लेवल पर आता है ना। तो आप यहां पर जब जा रहे हो सेकेंड डायल्यूशन, मतलब ये 1:9 का रेशियो का यहां बहुत क्रॉनिक हो गया, लेकिन ये इधर भी न्यूट्रल है उधर भी न्यूट्रल है, इसलिए मेरा मानना है क्रॉनिक में सेकेंड डायल्यूशन, एक्यूट में आपका D5। आप ध्यान रखो, मैं आपको ज्यादातर जहां इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होते हैं आप गौर करिएगा, जितने भी अभी तक हमने प्रोटोकॉल में डिस्कस किया है मैंने आपको सेकंड डायल्यूशन बताया, है ना। ज्यादातर आप देखो वो क्रॉनिक लेवल पर है, एक्यूट में होता तो मैं सीधा कहता गैंग्रेनल फोर्ट को D5 में यूज कर लो। आपको याद है हमारी एक सविता मैम थी, सविता मैम ने पर्टिकुलर वहां पर एक म्यूजिशियन का जो पूरा रेक्टम फटा हुआ था, ठीक है, पूरा एनल रीजन फटा हुआ था, और उस लेवल पर उसको सर्जिकल लेवल पर 3 सर्जरीज हो चुकी थी, 1.5 से 2 महीने वो एडमिट रहा, केवल गैंग्रेनल फोर्ट D4 को स्प्रे और इसी इंफ्लामेटरी ड्रॉप का D7 उन्होंने लगातार वहां पर इसको इंटरनल दिया था। स्टार्टिंग में सेकेंड डायल्यूशन में 10 ड्रॉप दिया था, बाद में D7 दिया था, विद इन 10 डेज सेकेंड एंड उसके बाद में D7। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 24 डेज पूरा सील हो गया, पता ही नहीं चला कैसे सील हुआ, है ना। डायबिटीज था, इंसुलिन लग रहे थे, 30 यूनिट इंसुलिन लग रहा था, उसके बाद भी हील नहीं हो रहा था, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने तुरंत विद इन 25 डेज सील कर दिया। आपको मैंने स्टार्टिंग में डाला हुआ भी है 30 डेज की क्लासेस के लेवल पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब ये बारीकियां हम लोग हमारे इलेक्ट्रोपैथ में ऐड करते हैं ना, तो हमें अनुभव करना पड़ेगा, है ना। कोई भी टीचर इलेक्ट्रोपैथ में, इवन मैं खुद की भी बात कर लूं, परफेक्ट नहीं हूं, है ना, परफेक्ट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडीज एटमॉस्फेयर के हिसाब से अलग अलग होती है, हर पेशेंट के हिसाब से डायग्नोसिस अलग होता है, इसलिए हम वहां फेल हो जाते हैं। ये जो बेस मैं आपको बताता हूं, ये एक प्रोटेक्टिव बेस है, और ये बेस डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे ट्रीटमेंट को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करता है ना, हमें फेल नहीं होने देता। हमारी गारंटी हो जाती है कि हम फेल नहीं होंगे, लेकिन हमारा दिमाग का हम उपयोग नहीं करते हैं। इन टाइम पर जो इन्फ्लामेशन का जो भी केस आपके सामने आ रहा है, उस केस को अकॉर्डिंग कंडीशन सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि मैं यहां पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रोटेक्शन कर रहा हूं, इस प्रकार का जो केस हैंडल कर रहा हूं, ये केस का हैंडलिंग में कैसे कर रहा हूं, मुझे यहां क्या देना है, वो मेडिसिन अलग होगी। आप ये सुखाने के लेवल पर काम कर रहे हो, साइड इफेक्ट को हटाने के लेवल पर काम कर रहे हो, बॉडी के प्यूरिफिकेशन के लेवल पर काम कर रहे हो, इन्फ्लामेशन को दूर कर रहे हो, लेकिन कौन से ऑर्गन में, उस ऑर्गन की तो मेडिसिन फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगी आपको। आप जब फंक्शनल रिस्ट्रक्चरल मेडिसिन दोगे, देन यू गॉट अ मिरेकल, तब आपको वहां मिरेकल मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि मेरे को पैनक्रेटाइटिस ठीक करना है, मैंने यही दे दिया, नहीं ठीक होगा दोस्तों। आपको पैनक्रेटाइटिस के लेवल पर H2C2F1 H10C10G का प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द साइंस, है ना। यही कारण है, जब आप एक्यूट क्रॉनिक कर रहे हो तो अब मुझे एक्यूट बताओ, क्रॉनिक बताओ, क्या समझते हो आप, है ना। जब एक्यूट की बात करते हो, अचानक कोई भी चीज आपके सामने इन्फ्लामे, अचानक आई पूरी बॉडी में रेडनेस देख रहे हो आप, है ना, रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है। क्रॉनिक में क्या होगा, है ना, याद रखना, जो ऑनसेट होता है क्रॉनिक में इंसीडियस होता है, धीरे धीरे करके अचानक बाय चांस आपको नजर आता है, लेकिन वो एक्यूट जैसा नहीं होता, धीरे धीरे करके डेवलप होता है।
है ना। इसीलिए एक्यूट अचानक आता है और जो इंसिडियस होता है क्रॉनिक बहुत ही स्लोली कंडीशन में आपकी बॉडी में डेवलप होता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब भी आपके बॉडी में कोई भी ड्यूरेशन अगर डेवलप होता है एक्यूट लेवल पर होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। याद रखना आप, कोई भी अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, एक्यूट हो रहा है, मान के चलिए शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन में भी पेशेंट को हिला देगा वो, ठीक है, याद रखना। और जो क्रॉनिक है, एक्यूट धीरे धीरे शुरू में रैपिड आया था, धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट अधूरा किया पेशेंट ने या किसी कारण वो ले नहीं पाया, तो शुरू में अच्छा लगा या 1 महीने लिया, उसको बहुत अच्छा लगा, थोड़ी सी कसर बाकी थी, उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, धीरे धीरे वो सब एक्यूट में चला गया, सब एक्यूट से धीरे धीरे लंबे समय रहने के बाद, यानी लॉन्गर पीरियड में रहने के बाद क्रॉनिक में चला गया। तो एक्यूट से ही क्रॉनिक हो रहा, लेकिन याद रखना हमारा जो टेम्परामेंट है, अगर आप यहां पर सेंग्वाइन टेम्परामेंट की बात करो तो जितनी भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है सेंग्वाइन टेम्परामेंट से जुड़ा होता है। याद रखना, जितना भी क्रॉनिक होता है इन्फेक्शन वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट से जुड़ा होता है, सब एक्यूट क्रॉनिक जितना भी लिम्फेटिक, और मिक्स्ड होता है ज्यादातर क्रॉनिक लेवल पर जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मिक्स में क्रॉनिक नहीं होता है, एक्यूट नहीं होता, होता है एक्यूट, सब एक्यूट क्रॉनिक, लेकिन ज्यादातर आप देखो मिक्स टेम्परामेंट में आपको दोनों जो सेंग्वाइन और लिम्फेटिक दोनों के डोमिनेंसी अलग अलग रहेगी 75-80 70-80 के लेवल पर, लेकिन डेफिनेटली वहां पर इंफ्लामेशन दोनों सिस्टम की आपको मिलेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। जब आप यहां पर किसी भी प्रकार से बॉडी के इंफ्लामेशन को देख रहे हो, तो तीसरी जो सबसे छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, है ना। आप देखते हो पिंपल्स हो गए, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, पैप्यूल्स मैक्यूल्स बन गए, उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, कहीं पर इन्फ्लामेटरी मटेरियल आला, सर यहाँ देखो ये पूरा खुजली हो रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है और जहां लग रहा वहां हो रहा है ना, ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है एक्यूट में, है ना। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये नहीं प्रोटेक्टिव प्रोसेस की, इन्फ्लामेटरी प्रोटेक्टिव प्रोसेस की प्रक्रिया चल रही है, वहां से फ्लूइड उसको गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब क्रॉनिक हो जाएगा, वहां पर लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस का बहुतायत में पाया जाएगा दोस्तों, इसी कारण से वहां पर बहुत ज्यादा जो कंडीशन होती है थिक कंडीशन आ जाती है ना। यहां फ्लूइड रहेगा, वहां थिकनेस रहेगी, ये डिफरेंसेस आपको याद रखने की जरूरत है जब भी आप वहां पर करेंगे आपके टेबल प्रैक्टिस में। तो याद रखना, मैं इसलिए ये बता रहा हूं, यहां पर लिम्फो बूस्टर का उपयोग आप करते हो ना क्रोनिक में, तो फिर आप मुझे बताओ ब्लड प्यूरिफिकेशन करना तो इन्फ्लामेटरी ड्रॉप कितना शानदार काम करेगा, आप सोच लो, है ना। यही कारण है दोस्तों, यहां पर ये सारी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंटली काम करती है। जब आप यहां पर एक्यूट के लेवल पर जाओगे दोस्तों, तो प्लाज्मा सेल, है ना, प्रोटीन, जितना भी यहां पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, वो वहां पर जितने भी सेडेशन की कंडीशन होगी ना, बहुत ज्यादा सेंसेशन के साथ सेडेशन होता है एक्यूट में, है ना। यानी प्लाज्मा सेल या प्लाज्मा कलेक्ट हो गया, प्रोटीन वहां पर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है दोस्तों, और यही कारण है यहां पर ये कंडीशन नजर आती है। लेकिन जब आप, अच्छा यहां पर क्या मिलेगा मालूम है, एक्यूट में क्या मिलेगा, आप टीएनडी टेस्ट कराते हो ना, है ना, टीएनडी टेस्ट कराते हो, हमेशा इन्फ्लामेशन के लेवल पर यहां न्यूट्रोफिल मिलेगा। एक्यूट केस में अगर इन्फ्लामेशन हुई है और सुपरफिशियल है तो कोई बात नहीं, लेकिन डीप में तो ये सार भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन एक्यूट में हमेशा न्यूट्रोफिल बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगर क्रॉनिक होता है तो वहां पर आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, प्लाज्मा सेल्स या इन्फ्लामेटरी सेल्स हमेशा बड़ी मिलेगी, जिसमें लिम्फोसाइट बढ़ावा मिलेगा। याद रख लेना आप, एक्यूट में न्यूट्रोफिल, क्रॉनिक में लिम्फोसाइट। लेकिन ईएसआर अभी जितने केसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, ये सार 80 तक मुझे देखने को मिले हैं दोस्तों। 2-3 केस मेरे पास अभी इतने टिपिकल आए हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन से पीड़ित हैं और उन्हें रोमेटिक अर्थराइटिस तो है ही, साथ में डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी जबरदस्त है, पाइल्स की शिकायत भी है ना, आंतों में सूजन भी है, लीवर में हमेशा हिपेटोस्प्लीनोमेगाली हमेशा मिलता है, एनीमिया मिलता है, किडनी में सूजन होती, लगातार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होते हैं। अब बताओ प्रोटोकॉल क्या, प्रोटोकॉल क्या, कुछ नहीं करना, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक बिफोर मील, आफ्टर मील, स्लास नाइट में और इन्फ्लामेटरी ड्रॉप। आप बिलीव करोगे 1 महीने बाद में केवल मेजर कॉन्सेंट रह गया, डायबिटीज का रह गया, बीपी का रह गया,
हल्का सा यूरिनरी ट्रैक्ट गायब। आपको मैंने बताया था गैंग्रीनल फॉर सेकंड डायल्यूशन में यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। तो यही सेकंड डायल्यूशन में मैंने दिया। ये सारी प्रॉब्लम क्रॉनिक थी, इसलिए सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे 1 महीने में 25% बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं। कहीं भी तो 10% ही बोलता है पेशेंट, है ना। ये रिजल्ट हमें मिला, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हमारा रिजल्ट सही है। बस सब्र करो, पेशेंट को भी करो, इतने समय नहीं हुआ, अब देखो इतना तो मिला है ना, थोड़ा सब्र करो। पेशेंट को सब्र नहीं है दोस्तों, है ना। आपको यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने देखा कि यहां पर आपने किस प्रकार की प्रोसेस डेवलप हो रही। दूसरी बात, जब आपको इन्फ्लामेशन देखना है तो आपको पैथोजेनेसिस पे जाना पड़ेगा कि यार यहां पर हो क्या रहा है ना। तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना है, इन्फ्लामेशन में 2 प्रोसेस, एक होती है वेस्कुलर और दूसरी होती है सेल्यूलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा दोस्तों, आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। कोई एब्सेस आ जाए, है ना, क्रॉप्स ऑफ एब्सेस आ जाए, क्रॉप्स ऑफ वर्ड्स आ जाए, क्रॉप्स ऑफ डर्मेटाइटिस हो जाए, क्रॉप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, जगह जगह पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाए, डरने की जरूरत नहीं। आपको ये 2 चीज पे काम करना है, वेस्कुलर एंड सेल्यूलर, है ना। अब याद रखना, वेस्कुलर का प्रोटोकॉल, सेल्यूलर का प्रोटोकॉल दोनों मैच करके मैंने ये बनाया है, जो मैंने आपको इन्फ्लामेटरी ड्रॉप दिया, है ना। याद रख लेना, आप मैच कर लेना, ठीक है। तो हमें ये तो मालूम पड़े भाई, व्हाट इज द वेस्कुलर एंड व्हाट इज द सेल्यूलर इवेंट। हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है ना, हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये पूरी प्रक्रिया यहां पर निर्धारित हो रही है ना। तब हमें इन्फ्लामेशन की पैथोजेनेसिस समझ में आती है कि भाई हमने बॉडी का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पढ़ लिया, हमने सेल पढ़ लिया, है ना। अभी टिश्यू नहीं पढ़ा है, टिश्यू पढ़ेंगे हम आगे, है ना। लेकिन चूंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को जल्दी है हर चीज की, है ना, सर ये डिसीज का प्रोटोकॉल बताओ, वो डिसीज का। मेरा काम नहीं है दोस्तों, मैंने आपको इसलिए आपसे पेमेंट लिया है कि मैं आपको एक क्राइटेरिया बता सकूं कि इलेक्ट्रोपैथ प्रैक्टिस कैसे करता है ना। मैंने आपको प्रोटोकॉल बताने का ठेका नहीं लिया, सीधी बात बोल रहा हूं, एक ही बात हो। मेरी परेशानी में भी मैं बेड पे था, आप में से कई लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे, सर इसका प्रोटोकॉल बता दो। बेड पे हो तो क्या हुआ सर, बता दो, देख के बता दो। मतलब बड़ा अजीब लगता है दोस्तों, यहाँ लगता है कि मैं आपसे क्या ले रहा हूं और आप मुझे किस प्रकार से बाधित कर रहे हो, है ना। बड़ा दुख होता है। मैं आपको समझो, मैं आपका क्लोज हूँ बहुत, मैं आपकी अच्छाई के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या है, मैं भी लोगों जैसा केवल प्रोटोकॉल बता के निकल जाता। क्यों दे रहे हो कोई मतलब नहीं, है ना। मैं आपको क्यों देने के बता रहा हूँ, सीखो, सबसे सीखो, लेकिन क्यों, क्यों सबसे पहले क्यों करना सीखो, है ना। क्यों नहीं करोगे तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओ, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब कभी भी आप पैथोजेनेसिस पे जाओगे, याद रखना यहां पर कहीं पे भी किसी भी साइड पर अगर इन्फ्लामेशन होता है ना दोस्तों, तो आपको 2 चीज बहुत बेसिक समझना पड़ेगी, है ना। 2 चीज आपको बहुत बेसिक समझना पड़ेगी कि यहां पर ये जो इवेंट्स डेवलप हो रहा है, ये इवेंट्स क्यों हो रहा है ना। पर्टिकुलर एक जगह पे कहीं पर इन्फ्लामेशन हुआ तो उस इन्फ्लामेशन के लेवल पर वैस्कुलर परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, है ना। यानी वहां पर केमिकल मीडिएटर कैसे होगा, यानी सबसे पहले अगर कहीं पर भी जाओगे आप, तो आपको 2 चीजों पे विशेष तौर से गौर करना है। सबसे पहले ये वेसल से, है ना, मान लो ब्लड वेसल से सीधी होती है, लेकिन यहां पर मैंने कॉन्ट्रेक्शन किया, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो कहीं पर भी आप जाएंगे तो जहां पर इंफ्लामेशन हुआ है वहां सबसे पहले ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है। माइंड इट, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है ना। आपको याद रखना है, यहां ब्लड फ्लो होता है दोस्तों। ये स्पेशली यहां पर बहुत ही जो कंडीशंस होती है उसके आधार पर दोस्तों, यहां पर आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, रेडनेस और वार्मथ। आपको जब भी इंफ्लामेशन होगा, आपको अगर कोई व्यक्ति कहता है साहब मुझे अंदर से गर्मी लग रही है, फीवर जैसा लग रहा है ना, आप समझ जाओ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेवलप होने वाली है आगे जाके। बिकॉज कभी भी वार्मथ की कंडीशन होती है, रेडनेस की कंडीशन होती है, आपको याद रखना है ये क्रिएटिव कंडीशन डेवलप हो रही है और इस कंडीशन में अंदर कहीं ना कहीं इंफ्लामेशन हो रहा है, हीट बन रही है ना। याद रखना, इसीलिए आप यहां पर देखेंगे वल्वुलर परमिबिलिटी बढ़ जाएगी।
अब जब वल्वुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या चाहिए, डायलेटेशन चाहिए, है ना। तो यहां पर जैसे इन्फ्लामेशन हुआ, ब्लड वेसल्स कांटेक्ट करती है, कांटेक्ट करके सारे ब्लड को आगे भेज देती है, और जब आगे भेजेगी तो क्या होगा यहां पर, है ना, यहां पर वेसल्स का डायलेट, अर्थात इन्फ्लामेशन में सबसे पहले वहां पर कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन में इन्फ्लामेटरी पार्ट में ब्लड चला जाएगा, जिससे आपको पहला साइन रेडनेस और स्वेलिंग मिलेगा, हाइपरमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, ये पहला साइन होता है दोस्तों। अब जब यहां पर वल्वुलर परमिबिलिटी बढ़ती है ना, तो वल्वुलर परमिबिलिटी के बढ़ने के कारण वहां से भाई वॉल, कोई भी चीज में वॉल बढ़े, है ना, तो यहां पर अगर आप, ये आपकी वेसल्स है, यहां वॉल कितने बड़े बड़े, छोटे छोटे, है ना, इस वॉल के अंदर, लेकिन अगर यहां देखोगे तो ये वॉल बड़े बड़े हो गए, तो यहां से फ्लूइड निकलेगा कि यहां से निकलेगा, है ना, यहां से फ्लूइड निकल के टिश्यू के लेवल पर डिपॉजिट हो रहा है, इसीलिए दोस्तों यहां पर आपका पूर्ण रूप से जो प्रोसेस होती है इन्फ्लामेशन की, यहां से शुरू होती है कि यहां पर पहले कॉन्ट्रेक्शन हुआ, उसके बाद में रिलैक्सेशन एंड डायलिटेशन हुआ, और वहां पर सारा ब्लड, जो वल्वुलर कैपेसिटी है वहां सर, उस वल्वुलर परमिबिलिटी के बढ़ने के कारण स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन उस पर्टिकुलर पार्ट पर डेवलप हो जाता है, रेडनेस, हीट डेवलप हुआ, देन डायलिटेशन, यहां पर इस कॉन्ट्रेक्शन के कारण रेडनेस और हीट डेवलप हुआ, इस डायलिटेशन के कारण यहां पर स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है और फंक्शन लॉस हो रहा है, वो एरिया काम करना कम कर देगा या बंद कर देगा, है ना, और यही कारण है दोस्तों, ये वो कंडीशन डेवलप होती है जहां पर आपके डिफेंस मैकेनिज्म की सेल्स स्पेशल वर्क करती है, इम्यूनिटिक सेल्स स्पेशल वर्क करती है, जो मैं कल बताऊंगा, है ना, आज आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, कल आपको जब इसका पूरा डिटेल एक फ्रेमवर्क बताऊंगा कि कैसे फ्लूइड आता है और आप कैसे उस फ्लूइड को वापस इस ब्लड सर्कुलेशन में डाल सकते हो, दैट इज द मैकेनिज्म, और ये फ्लूइड जैसे ही डालोगे आपका रिजल्ट 2 गुना तेज हो जाएगा, नोबडी कैन क्योर बट यू कैन क्योर, आप आसानी से क्योर कर जाओगे, बिकॉज यहां पर आपको चाहिए कि इस इन्फ्लामेशन से लड़ने के लिए ल्यूकोसाइड इन्फिल्ट्रेशन कराओ आप, यानी ब्लड की सेल्स को यहां पर भेजो, एक्यूट है न्यूट्रोफिल को भेजो यहां पर, है ना, अगर क्रॉनिक है लिम्फोसाइट को भेजो यहां पर, तो ये कैसे होगा, है ना, ये ऐसे होगा कि जब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा तो दोनों अलग होगा, एक्यूट हुआ तो न्यूट्रोफिल, क्रॉनिक हुआ तो लिम्फोसाइट, ठीक है, तो जब एक्यूट इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ तो आपने क्या देखा, है ना, एक्यूट अचानक किसी को हुआ, रेडनेस लेकर आ गया, देखो साहब मुझे तो खुजली आ रही है, देखो मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, अभी मुझे तो क्रॉनिक हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला, कोई सिम्टम नहीं, नथिंग, अचानक वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, हिमोप्टाइस, है ना, हिमेटोमाइसिस था दोस्तों, मुझे बहुत खतरनाक, आई मतलब मेरी लाइफ में मैंने कभी किसी पेशेंट में नहीं देखा था, मुझे छोड़िए, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, जब आप एक्यूट इन्फ्लामेशन देखते हो दोस्तों, तो आपको हमेशा याद रखना है ना, लेस देन 2 वीक्स आप में दम होना चाहिए, कोई भी एक्यूट इन्फ्लामेशन लेस देन 2 वीक, 2 वीक से कम में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, है ना, लेस देन 2 वीक, 2 वीक के अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, करेक्ट, याद रख लीजिएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है लेस देन 2 वीक, और यही कारण है यहां पर रिप्रेजेंट अर्ली बॉडी रूट, ठीक है, आपको यहां पर जितना भी दोस्तों, जितना भी यहां पर अर्ली बॉडी में होने वाली रिएक्शंस होती है ना, उन रिएक्शन के रूप में आपको नजर आता है ना, इसीलिए दोस्तों ये जो कंडीशन यहां पर रिजर्विंग होती है, तो याद रखना दोस्तों, जब बॉडी की रिएक्शंस होती है ना, तो इसको तुरंत वहां पर रिवर्स करने की कोशिश करती है, क्विकली रिजल्ट करती है दोस्तों, बिकॉज फॉलोड बाय हीलिंग, है ना, याद रखना यहां पर इंफ्लामेशन के प्रोसेस के माध्यम से हीलिंग की कंडीशन में वहां पर पर्टिकुलर परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर केमिकल एजेंट्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के सेल से ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो आपको मान लो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, HIV है या डायबिटीज है या पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन है जहां आपको खाने को दबा कर मिल रहा है, एजेंट्स को, जितने भी एजेंट्स है उनको दबा के मिल रहा है ना, तो आप क्या वहां क्योर कर पाओगे, मुझे तो लगता है कि नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत स्ट्रांग मेडिसिन नेगेटिव में जाकर पावर बढ़ाकर देना पड़ेगा, देन गेंगे आप कहते हो ना CRP बहुत बड़ा हुआ, ठीक नहीं हो रहा, मॉडर्न साइंस तो एडमिट करके हाई एंटीबायोटिक चालू कर देगा, 15-20 दिन में ये मान के चलो 20-25 हजार का बिल बन गया, आप 2000 में ठीक कर सकते हो,
2000 में भी आप 200 के मेडिसिन में ठीक कर सकते हो, ठीक है, वो आपका बेनिफिट। गैंग्रीनल फॉर सुपर टॉप क्लास रेमेडी होती है दोस्तों, टॉप क्लास रेमेडी, है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, गैंग्रीनल फॉर न्यूट्रल टॉप क्लास रेमेडी है। ये जितने भी मैंने ऑर्गेनो बूस्टर ये बताए 200 डायल्यूशन में मिरेकल होता है, ये सार भी रिड्यूस करेंगे और आपका इन्फ्लामेशन के प्रोसेस भी रिड्यूस करेंगे, है ना। इसीलिए जो मेन पैटर्न होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन का, उसका रिजोल्वेशन हमारे माइंड में होना बहुत जरूरी है कि इसको हम कैसे रिजोल्व करेंगे। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो हम क्या करें, है ना, हम क्या करें, हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेन पैटर्न जो होता है ना एक्यूट इन्फ्लामेशन का, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है ना। याद रखना दोस्तों, आपको कहीं पर भी उस अफेक्टेड साइड में अगर फ्लूइड नजर आ रहा है, आप समझ जाओ कि यहां इन्फ्लामेशन के प्रोसेस का प्राइमरी कंडीशन शुरू हो चुका है, ठीक है। दूसरा, इंट्रावेस्कुलर कल्टीवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। यहां पर क्या हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर यानी ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर प्लेटलेट्स को बुलाना जरूरी है, क्योंकि प्लेटलेट में नेक्रोसिंग फैक्टर, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो वहां हीलिंग करेंगे। हीलिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे कहीं ब्लड वेसल टूट गई, है ना, अब ब्लड वेसल टूट गई, इंजरी हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, या वहां पर कहीं ब्लड वेसल्स के ब्लड के लेवल पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहां प्लेटलेट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में बता रहा हूं, है ना, आगे भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इसीलिए इंट्रावेस्कुलर कल्टीवेशन ऑफ प्लेटलेट होता है, वहां पर उसको कलेक्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर रिदमिक पैरामीटर होता है, यानी बहुत सारे यहां पर जो पर्टिकुलर आपके बॉडी में स्पेशल अगर हम कहें पॉलीमर होता है ना, यहां पर फाइटोन्यूक्लियस या आपको फोन्यूक्लियस बोला जाता है दोस्तों, ये न्यूट्रोफिल्स, जितनी भी इंफ्लामेटरी सेल्स होती है ना, आपकी बॉडी की फेगोसाइटिक सेल्स होती है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, ठीक है। ये यहां पर कलेक्ट होती तो दो प्रोसेस के रूप में होती, पहले सेल्यूलर इवेंट के रूप में, दूसरी प्रोसेस होती है वेस्कुलर इवेंट के रूप में। ये जो दो प्रोसेस होती है ना, वंडरफुल रोल अदा करती है, जिसके माध्यम से आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीटली क्योर के लेवल पर जाती है दोस्तों, है ना। इसलिए इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या बोल रहे हो, मैं ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहा हूं, वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द काजेस ऑफ डिसीज, तो मैं ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहा हूं तो क्या इन्फ्लामेशन नहीं जाएगा, बता दो आप मुझे, है ना। वहां डेवलप हो रहा है तो एजेंट्स को डेवलपमेंट होने के कारण हो रहा है ना, उस एजेंट्स को आप धीरे धीरे प्यार से ले जाओ कोने में और निकाल दो बाहर शरीर से, है ना। जितनी जल्दी निकालोगे आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, है ना। इसीलिए इन्फ्लामेशन में A3-वर्वन-वाई का बहुत बड़ा रोल है। ब्लड में वर्वन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, वाई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इसीलिए किसी भी ऑर्गन के लेवल पर आप इन्फ्लामेशन के लेवल पर जाओगे, वैस्कुलर इवेंट में आपने जो इन्फ्लामेटरी ड्रॉप है वो दोनों कर दिया वेस्ट मटेरियल निकालने का, लेकिन आपने यहां पर जो मेन इन्फ्लामेशन है A3-वर्वन-वाई, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की मेडिसिन के लेवल पर आप ऐड कर दो, यू गॉट मिरेकल। आप बहुत तेजी के साथ मिरेकल ले लोगे दोस्तों, क्योंकि आपने वहां क्यूर कर दिया A3-वर्वन-वाई, है ना। आप किसी भी प्रकार के एलर्जी को ठीक करना है A3-वर्वन-वाई, किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन को ठीक करना है A3-वर्वन-वाई, उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उस सब्जेक्ट से जिसके कारण एलर्जी हो रही है, उस प्रोटोकॉल के साथ एड ऑन कर दीजिए, आपके रिजल्ट फास्ट हो गए, है ना। ये इन्फ्लामेशन है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर जब आप दो इवेंट्स देख रहे हो तो दोनों इवेंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि आप यहां पर देख रहे हो कि भाई वेस्कुलर इवेंट हो रहा, आप यहां पर देख रहे हो कि भाई सेलुलर इवेंट हो रहा, तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक साथ हो, है ना, जरूरी भी है एक साथ हो, यानी कि फेजेस होती है, फेजेस के अकॉर्डिंग की कौन सी कंडीशन में आपका पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर प्रोटोकॉल बनाएंगे, है ना। तो याद रखना, सबसे पहले हीमोडायनेमिक चेंजेस होता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहां पर जब चेंज होता है वैस्कुलर परमिबिलिटी के लेवल पर होता है, यानी हीमोडायनेमिक चेंजेस कैसे हो रहा है ब्लड के लेवल पर, तो क्या आपको पता है आपकी बॉडी में कहीं इंजुरी हुई, जहां इन्फ्लामेशन हुआ, क्या सारी ब्लड सेल्स वहीं पड़ी रहती है क्या, है ना। जैसे उसको पहले से पता हो कि इन्फ्लामेशन होने वाला, मैं यहाँ कलेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुछ सेल यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, आपके लेग्स में चोट लगी है ना, तो पूरी सेल्स जो होती है यहां से आपके लेवल पर जाएगी, लेकिन ऐसे कैसे चली जाएगी, वहां से यहां आने में उसको काफी समय लगेगा, है ना। तो यहां पर वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है।
टिश्यूज फ्लूइड के माध्यम से पर्टिकुलर उस एरिया में पहुंचना है तो सेल्यूलर इवेंट के लेवल पर पहुंचना है। वेस्कुलर इवेंट और सेल्यूलर इवेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मैं कल बताऊंगा क्योंकि लंबा चैप्टर है, 3 दिन में इन्फ्लामेशन खत्म करूंगा। और दुनिया की जितनी भी डिसीजेस होती है आपको जो शुरुआत ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन जब आप प्रोटोकॉल्स बनाना चाहेंगे आप खुद बना पाएंगे दोस्तों, मेरा ये मकसद है। ठीक है, किसी से पूछना शर्मिंदगी अपने आप में, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं यदि मुझे किसी से पूछना पड़ता है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दोस्तों मैं आपका अपना हूं, मैं आपकी बुराई नहीं करूंगा या आपको मैं कम नहीं आंकूंगा या मैं आपको नेग्लेक्ट, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको प्रोटोकॉल बता पाऊं, सॉरी। ठीक है, मेरी जिंदगी, निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा जब आप यहां पर कहीं पर भी इंफ्लामेशन देखते हो ना, सबसे पहले ट्रांजिएंट वेस्कुलराइजेशन देखते हो आप। ठीक है, यहां पर याद रखना दोस्तों, परसिस्टेंट आप प्रोग्रेशन देखते हो, है ना। यहां पर वेसोडाइलेटेशन देखते हो, याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेटेशन देखते हो, यानी लगातार यहां पर वेसल्स का डायलेटेशन होता जा रहा है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस, सारी चीजें आती जा रही है। और यही कारण है दोस्तों, जहां पर भी स्पेशल ल्यूकोसाइट आ गई, है ना, ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन होगा पूरी बॉडी से उस इन्फ्लामेशन के लेवल पर, है ना, वहां पर दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है उस जगह पर स्टेसिस होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन का स्टेसिस हो जाएगा, स्लोइंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ताकि ज्यादा समय तक उस पर्टिकुलर एरिया में वो डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, हिस्टामिन, ये सारी सेल्स वहां पर प्रेजेंट रहे और वहां पर अपना प्रोसेस को जम करती रहे दोस्तों। इसीलिए अटेंशन इन माइक्रोवेस्कुलेचर, यहां पर जो डैमेज हुआ है माइक्रोवेस्कुलेचर पर, वहां पर ये पर्टिकुलर ऑर्गन बहुत ध्यान देता है, इन्फ्लामेशन के प्रोसेस वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है दोस्तों। इसमें इसलिए अलग अलग स्टेजेस होती है ना। अब एक छोटा सा मैं आपको बताकर इसको समाप्त करूंगा क्योंकि इसका पूरा डिटेल मैं आपको कल समझा पाऊंगा, आज मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। अगर यहां पर मान लीजिए कि ये स्किन है ना, ये स्किन है और स्किन के जस्ट पास में आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है दोस्तों, याद रखना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है। यहां पर मास्ट सेल्स है, यहां पर मैक्रोफेजेस सेल्स है, यहां पर आपकी फेगोसाइटिक सेल्स मौजूद है ना। अब याद रखिए यहां पर ये डैमेज हुआ, है ना, ये डैमेज हुआ। अब यहां पर स्किन या किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन के माध्यम से वैस्कुलेचर में मौजूद, टिश्यू फ्लूइड में मौजूद, टिश्यू में मौजूद, सेल्यूलर लेवल पर मौजूद जो सेल्स है आपके डिफेंस मैकेनिज्म के फर्स्ट सेल्स है, ये प्रभावित हो गई, है ना। मान लो ये ब्रेक हो गई या पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया पे इन्होंने मारा, इस बैक्टीरिया को, इसके टॉक्सिन्स रिलीज हुए। दोनों कंडीशन समझ लो, या तो फेगोसाइटिक मर गई क्योंकि बैक्टीरिया वायरस बहुत स्ट्रांग थे, जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बहुत स्ट्रांग थी, या पर्टिकुलर बैक्टीरिया मर गए, उसके टॉक्सिन वहां से रिलीज हो गए। ये क्या करेगा, सबसे पहले यहां पर जो मैकेनिज्म रिलीज होगा वो होगा हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज हो गया यहां पर। अब जब हिस्टामिन रिलीज हो गया बॉस, क्या होगा, है ना, आपने, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, आपको कहा गया फ्रिज की चीजें मत खाओ, गला बैठ जाता है, आप फ्रिज की चीज खा रहे हो, आज गए आप कहीं पर और रसमलाई जोरदार मिली, आपने खा ली, दूसरे दिन आके गए यार मैंने कल रसमलाई खाई थी और आज मेरा गला बैठ गया, है ना, यानी इन्फ्लामेशन हो गई आपको दोस्तों, है ना। यही कारण है, ये हिस्टामिन जब इनके द्वारा रिलीज होता है मैक्रोफेजेस के द्वारा, ये हिस्टामिन यहां पर कीमो अट्रैक्टेंस का काम करता है, यानी आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन के बिगुल बजाता है। ये हिस्टामिन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से वहां पर पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब जब ये केमिकल के माध्यम से केमिकल मैसेंजर्स को स्टिमुलेट करता है, ये केमिकल मैसेंजर सबसे पहले हिस्टामिन, उसके बाद में इंट्रागिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, आपको मैं बहुत सारी चीज बताऊंगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर जो इम्यूनाइज सेल्स होती है उनको स्टिमुलेट करने के लिए यहां से निकल जाता है, ठीक है। अब ये हिस्टामिन ही यहां पर सबसे पहले वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, उसके बाद वेसो डायलेटेशन कराता है, इसके बाद में यहां पर केमिकल के लेवल पर जो वैस्कुलर जो प्रोसेसेस होती है जिसमें वेसल्स का डायलेटेशन होता है, कीमो अट्रैक्टेंट्स होता है, यानी डब्ल्यूबीसी को वहां पर पूरी बॉडी में पता लगता है, जो अलग अलग सेल्स में मौजूद है, टिश्यू मैक्रोफेजेस मौजूद है, लिम्फोसाइट सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स, मेनोसाइट्स, आपके बॉडी के नेचुरल किलर सेल्स, जाइंट सेल्स, ये तमाम सेल्स
मौजूद है आपके बॉडी में प्रोटेक्शन के लेवल पर, वो कहीं पर भी मौजूद रहेगी, वहां से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से माइग्रेट करेगी, जिसको हम वेस्कुलर मैकेनिज्म कहते हैं। ये माइग्रेशन करके यहां पर इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को घेर लेगी, है ना, और घेर करके यहां फेगोसाइटिक मैकेनिज्म शुरू करेगी। और जब फेगोसाइटिक मैकेनिज्म होगा तो यहां पर निर्भर करेगा कि आपका न्यूट्रिशन आपने अपनी जिंदगी में कितना लिया, है ना। चोट लगने, भाई चोट लगने के कारण किसी को भी हो सकता है, किसी को किसी इन्फेक्शन के कारण, अभी देखो कोरोना के लेवल पर कभी भी हो सकता है ना। तो इन्फेक्शन हुआ वो अलग चीज है, इन्फेक्शन हर किसी को होता है, इन्फ्लामेशन हर किसी को होता है, लेकिन इम्यूनिटी हर किसी की एक जैसी नहीं होती है दोस्तों। आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ये मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होगा कि फटाफट आपका इन्फ्लामेशन सबसाइड हो जाएगा। आई इन्फेक्शन, हाँ ठीक है, आई चली गई ना, क्या दिक्कत है, मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैं ठीक हो गया, सर्दी खांसी मैंने कोई दवाई नहीं ली, ठीक हो गया। लेकिन कुछ को तो एडमिट ही करना पड़ता है ना, बहुत कमजोर होता है, न्यूट्रिशन लेते नहीं, है ना। ऐसी कंडीशन में यहां पर ये जो प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, जो यहाँ की जो प्रक्रिया होती है, इंटरलिकिन 1 2 3 वहां रख दे, तो ये प्रक्रिया जो ज्यादातर निर्धारित होती है, हमें हमारी टेबल प्रैक्टिस में इसको सर्च करना है, इसको समझना है। कल तैयार रहिएगा, कल इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा। आज इंट्रोडक्शन मैंने दिया है ना, कल पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा। और मेरा मानना है दोस्तों, टॉप क्लास रिजल्ट लेकर आप लोग आओगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चनिंग है तो आप लोग पूछ लो। ठीक है जी, डॉक्टर अभिषेक शाह सर, अभिषेक शाह सर। हेलो। हाँ सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए। डायबिटिक पेशेंट है, उसको मैंने डायबिटिक ड्रॉप, मल्टीविटामिन 1 और लीवर ड्रॉप सर दिया था, लेकिन उसके बाद भी सर उसकी स्कल्प में छोटे छोटे दाने जैसे फुंसी, फोड़े फुंसी जैसा सर हो रहे हैं। सर बीपी की प्रॉब्लम है क्या उसको? बीपी सर 110/70 कंटिन्यूअसली रहता है, लो बीपी रहता है। कभी भी मल्टीविटामिन नहीं देना ऐसी कंडीशन में, है ना। आप उसे गैंग्रीनॉल 4 सुपर दे दो या आप इन्फ्लामेटरी ड्रॉप दे दो, ठीक है, ठीक हो जाएगा वो। ठीक, सेकेंड में देना है ना, डायबिटीज है उसको, ठीक है। कल बताऊंगा ये चीज कि अगर किसी फैक्टर के साथ कोई प्रोटोकॉल से हम लोगों को एग्रावेशन नजर आता है, यानी कि उसका फंक्शन बढ़ जाते हैं, हम कैसे उसको सुधार करें, तुरंत इमीडिएट सुधार होता है, ठीक है जी। अभिषेक सर। यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ अभिषेक सर। सर ये पूछना था सर, किसी अब तो हर व्यक्ति को कभी कहीं सर पर चोट लग जाती है सर, क्रोनिक हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाए सर? क्रॉनिक अगर हेड इंजरी होती है तो वहां पर आपको जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित करोगे उसमें C1 और C2 मेन है। अगर ब्रेन में होता है तो C3 है ना, S3C3। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले न्यूट्रल डायल्यूशन यानी सेकेंड डायल्यूशन से शुरू करना है। सेकेंड डायल्यूशन दीजिए 2 महीने, उसके बाद फिर से पूरे सिम्टम उसके तकलीफ को पूछिए और उसके बाद में आप रीअसेसमेंट करिए कि आपको प्रोटोकॉल क्या देना है ना। लेकिन याद रखना, ऑर्गेनो बूस्टर मत भूलना। आप फंक्शनल रेमेडी या पैथोलॉजिकल जो भी है आप वहां यूज कर सकते हो। ऑर्गेनो बूस्टर इतना टॉप का प्रोटोकॉल है C1। अगर कहीं पर भी इंटरनल सेल्स के लेवल पर स्पेशल, जैसे स्वान सेल्स है, मेन सपोर्टिंग सेल्स है, कोई भी सेल नर्व के सेल है, ऑर्गेनो बूस्टर C1। लेकिन अंदर जो स्कल का लेवल है, जो फ्लूइड से रिलेटेड है, कोई भी सीरियस आ रहा है नाक से, ऑर्गेनो बूस्टर C2। लेकिन अगर ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड है, 52 ब्रॉडबैंड एरिया से रिलेटेड है, S3C3 का रोल यानी ऑर्गेनो बूस्टर C3 का रोल बहुत बड़े। स्काल्प लेवल पर जैसे अभी सर ने, अभिषेक सर ने, शाह सर ने पूछा था, तो यहाँ पर ऑर्गेनो बूस्टर C3 बहुत जबरदस्त होगा। जो स्काल्प पे बॉयल्स या इरप्शंस आए ना, तुरंत ठीक कर देगा। D7 में दीजिएगा या सेकेंड डायल्यूशन में, बहुत तेजी से कवर कर देगा, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट कर दे, बताऊंगा सर। ये पार्ट 4 का सब्जेक्ट है, ब्रेन इंजुरी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ठीक है। यस सर। सर तो ये सर क्लॉटिंग भी खत्म हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग भी खत्म हो जाएगी सर ना?
अच्छा, ब्लड की क्लॉटिंग में S1C1 A1 F1 B सेकेंड डायल्यूशन टॉप क्लास रेमेडी है इंट्राक्रेनियल ह्यूमरेज को। और दूसरा, यहाँ पर उस क्लॉटिंग को रिड्यूस करना है तो एक्स्ट्रा कैपेशन एपीपी या A1 का 1000 दे दो, 3 डोज, वहां से रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, रिजॉल्व हो यस जाएगा। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद सर। जी। फिरदौस आलम सर, डॉक्टर फिरदौस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फिरदौस सर। सर एक एक प्रोटोकॉल ऐसा काम करता है सर, अभी बताया ना S1C1 A1 F1 V1 B, जी ये गैंग्रेन में इतना अच्छा काम करता है सर, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जी अभी मेरे पास 45 डेज पहले आया था, मैं वीडियो डाला था जिसका 25 कीड़ा निकला था उसको जिंदा। आज जी। उसका विशेष तौर पे 5% रह गया, 95% ठीक हो गया हो। फिर इससे बड़ी चीज क्या मिलेगी गुरुदेव? बहुत बढ़िया। पहले मैं वो ORG-C3 चलाया, फिर ORG-C2 चलाया, अब ORG-C1 चला रहा हूँ मैं, क्योंकि अंदर का पूरा हीलिंग हो गया, बस स्किन लेयर पे आ गया है, फर्स्ट स्टेज पे आ गया, जो थर्ड स्टेज से फर्स्ट स्टेज पे आ गया। कार्टिलेज बोन भी उसका गल गया था, जो उसका पूरा आधा फुट निकालने के लिए बोला था वो, लेकिन वो तो बच गया, वो भी बच गया। डायबिटिक नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, CRP उसको 66 था, अभी 6 पे आ गया। बिल्कुल ESR आएगा। 170 था, अभी उसको 40 पे आ गया। फिर अब इससे बड़ी चीज क्या होगी सर? ये आपने इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को पूरा अपने मुट्ठी में कर लिया। मैंने कहा ना फिरदौस सर, आपने ये प्रूव कर दिया कि बिल्कुल हम बिल्कुल सर। बहुत अच्छी तरीके से माइंड सेट करके अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोटोकॉल सिलेक्ट करके ठीक कर सकता है। किसी किताब में या किसी के नहीं बताए नहीं प्रोसेस पे काम नहीं होता। बहुत बढ़िया। नहीं, A3 बर्बन बाई सर ऐसा है कि आदमी को सोच करके कहाँ इन्फ्लामेशन है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल ऐड कर दिए, बस क्लियर रहता वो। बस बाकी कुछ नहीं करना है। वही चीज मैंने आज आपको बताया। कल और बिल्कुल बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको बिल्कुल इन्फ्लामेशन। बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल बताऊंगा और इसी का इवेंट्स बताऊंगा। अभी सही सर, फेजेस शुरू करूंगा। सही जब सर। फेजेस और इवेंट्स दोनों मिल जाएंगे, आप देखिए आप कहाँ कहाँ ठीक कर पाओगे। सर ठीक है। एक लेडीज है सर 28 ईयर्स का, उसको 12 ईयर से पीरियड नहीं आया है, और उसको LH जब जांच कराया तो उसको FSH LH प्रोलैक्टिन जांच कराया, और थायराइड भी है उनको, डायबिटिक भी है, तो उनको LH मेरे को लाइफ में पहली बार इतना सुनने को मिला 514। कोई नहीं, आप सीधा पिट्यूटरी पे जाइए सर, नेगेटिव में मेडिसिन दीजिए। ओके। सीधा पिट्यूटरी पे जाइए। LH FSH सब वहीं से आता है। हाँ वो वो तो आता है स्टिमुलेट नहीं सर। करेगा। वो स्टिमुलेट ही नहीं हो, मतलब बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा है ना? जी 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 जी। रिलैक्स कर दो उसको, वाई वाई ऐड करके रिलैक्स कर दो। आप देखो कितनी ओके जल्दी रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है। ओके जैसे सर हम ओके सर। C1 A1 वाई करते हैं ना, याद है आपको? हाँ मैं कहता हाँ हूँ हाँ हाँ मैसेज बिल्कुल। करने के लिए दे दो। हाँ बस, थायराइड में भी आता है ना वो C1A1Y बिल्कुल। हाँ, बी आप का। नेगेटिव में करके दे दो। ओके नेगेटिव में दे दो, आप देखो कितनी। और A3B का सपोर्ट जरूर करना। वो A3B ग्लोबल्स में ही होना चाहिए सर। हार्ट को ओके। सपोर्ट करो। हार्ट अच्छी को बात। सपोर्ट करो आप। न्यूट्रिशन हार्ट को दो और हाँ पिट्यूटरी हाँ। ग्लैंड को रिलैक्स करो। देखो बहुत ओके जल्दी आएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी। संजय सर, संजय कुमार सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा सा रिपेयर और रीजनरेशन में थोड़ा सा समझा दीजिए सर, थोड़ा सा। क्या चीज? रिपेयर और रीजनरेशन में सर क्या डिफरेंस है सर? सर आप लोग क्या है दिमाग से, मतलब क्या बोलूं मैं? अभी इन्फ्लामेशन हुआ नहीं, रिपेयर रिजनरेशन इसके बाद की प्रोसेस है। वो भी पूरा चैप्टर है इसके बाद में। थोड़ा वेट तो करो। ठीक है जल्दी सर। भाई क्या करते हो ओके यार आप लोग? ओके जी सर। अर्जुन सिंह सर। अर्जुन सिंह सर। अर्जुन सिंह सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अर्जुन सर। सर मैंने डायबिटीज के अंदर सर C2 C17 का सर इतना चेंज हो रहा है। पहले मैं 200 में चलाता था तो सर जी पेशेंट को रिजल्ट मिलता था, बट अभी जी। मैंने 2 पेशेंट को 1000 में चलाया। सर पेशेंट का नेक्स्ट डे कॉल आया कि सर आपने मुझे क्या ऐड करा है? ऐसा कि भाई मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा, और मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। सर आपने क्या करा कि जितना ज्यादा एनर्जी, जैसे 200 में जो एनर्जी होती है वो बॉडी के न्यूट्रल लेवल पर होती है। लेकिन जब जी आपने उसको, मैंने कहा आपको याद हो, मैंने शुरू के 30 डेज की जो क्लास ली थी उसमें डोजोलॉजी बताई थी पोटेंसी की, है जी ना? जी पोटेंसी में मैंने कहा था आप केवल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उसको डिजनरेट डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप यस जब C2 और C17 के लेवल पर गए, हाई पोटेंसी 1000 में गए, तो आपने क्या करा? पेंक्रियास और पूरी बॉडी में जहां जहां C2 का रोल है, C17 का रोल है, उस सारे पार्ट में एनर्जी डाल दी। तब C2 और C17 आपने इंडोक्राइन लेवल पर पहुंचा दिया, C2 आपने पेनक्रियास के लेवल पे एनर्जी डाल दी। तो इंडोक्राइन के सिक्रेशन बढ़ गए तो ऑटोमेटिक पेनक्रियास की एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, ये यस चीज सर। है।
बिल्कुल जी। और सर A3 और B का तो सर इतना अच्छा रोल आ रहा है, कभी भी हम किसी ओल्ड वाउंड के ऊपर एक्सटर्नल लगाते हैं सर इतनी जल्दी हील होता है। अभी रिसेंट का केस था, उनका फिंगर कट करने के लिए बोल दिया सर, मेरे जी। पास वो पेशेंट शायद 10 दिन हुए हैं और सर उसको 90% रिकवरी है। मैं उसको फीडबैक भी शेयर करूंगा मैं आपको। बिल्कुल सर, ये वो प्रोसेस है जो मेरा मानना है दुनिया में कभी भी कोई मानेगा नहीं कि हमारे पास ऐसी मेडिसिन है। और जिस जी दिन सर। हमारे हमारे डॉक्टर्स की कमियां हैं सर कि हम लोग किसी भी चीज को अच्छी तरीके से समझते नहीं, और कोई अच्छा करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच के गिरा देता है, और इसी जी वजह से सर। इलेक्ट्रोपैथ की मान्यता नहीं है सर। जिस दिन जी हम एक मतलब यूनियन के रूप में काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करके, हाँ ठीक है यार तू आगे जा, तू आगे जा, मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन लगेगा इलेक्ट्रोपैथ की मान्यता में। क्योंकि हर जी मैं अपने लेवल तक परफेक्ट हूँ, मेरे लेवल के बाहर मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। वो वह डॉक्टर है, उसको उसका लेवल है, उससे परफेक्ट है, उसके आगे उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। हम अगर अपने अपने लेवल को ही मिला दे तो काम हो जाएगा सर। जी सर। जी सर। जी सर आरी का भी सर एक 11 मंथ का बेबी था, उनको डाइपर से ना इन्फेक्शन हुआ यूरिन का सर, उनको डिप डिप है ना यूरिन 24 घंटे मतलब गिर रहा था। तो वो किसी डॉक्टर के पास MBBS के पास है ना पिछले लास्ट 1 वीक से ट्रीटमेंट करा रहे थे सर, कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने सर जस्ट अपने क्लिनिक पे आरी उसको नीचे के पोर्शन पे अप्लाई करा और वो सर घर जाते जाते उसने यूरिन पास कर दिया। बिल्कुल, यूरिनरी ब्लैडर पे अप्लाई करो, इमीडिएट रिजल्ट। सैक्रल बिल्कुल रीजन पे सर। करो, इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा आपको, 5 बिल्कुल मिनट सर लगते इतना हैं। अच्छा। 5 बहुत मिनट अच्छा में रिजल्ट आया। प्रोडक्शन में बिल्कुल आएगा बॉस, बिल्कुल आएगा, 5 मिनट मतलब लगते हैं, 5। हाँ, जी पेशेंट ने सर खुद बोला कि आपने जो मेरे को ओरल मेडिसिन दिया था वो तो सर मुझे देने की पहले जरूरत ही नहीं पड़ी, घर जाते जाते बच्चे ने एकदम से बहुत सारा यूरिन पास करा। बहुत बढ़िया सर, शानदार। जी सर, थैंक यू सर, हेड्स ऑफ। जी जी जी। जसविंदर सर, जसविंदर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जसविंदर सर। सर सेहत ठीक है सर? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ सर। शुक्र है जी परमात्मा दा, ऐसी कृपा बनी रहेगी। सर जी वो एक कैंसर वाला जो पेशेंट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना था सर। वो पेशेंट का क्या है सर, जो उसने दांत निकलवाया था और उसके बाद उसको हाइपरप्लेसिया भी आ रहा है साथ में, जो सेल 4 से 16 बनते हैं सर, उसके लिए मैंने उसको S1A1 और W200 में सर, दिया है। इसके लिए सीधा आपको ऑल कैंसर केयर बूस्टर पे जाना है और कैंसर केयर पिल्स देना है जो मैंने बता रखी है। इससे आपकी सेल्स का इंटरफेरॉन और ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो वो उसकी रिड्यूस कर देंगे हाइपरप्लेसिया को। आप इधर उधर मत जाओ, इनको जाओ, उसके बाद में डेंटल रीजन में जाओ, ऑर्गेनो बूस्टर C4 को 1000 में दे दो, ठीक है। और मुझे 10 दिन बाद बताना आप, ठीक है। सर वो तो चल रहा है सर, कैंसर केयर बिल तो चल रही है सर। और साथ हाँ में उसको ये है कि अभी उससे क्या सर, फूट गया वो पूरा साथ में लग गया है, गैंग्रीनल फूट भी चल रहा है सर, और ऑर्गन बूस्टर भी हो रहा है सर साथ में। कोई दिक्कत नहीं, वो चलाते रहो। उससे क्या होगा कि वो एक स्टेज के बाद रुकेगा। अचानक कोई भी चीज छेड़ा है तो वो कैंसर में तो नहीं रुकता सर, क्लियर बता रहा हूँ। धीरे धीरे स्टेप वाइज रुकेगा, और रुकेगा तो फिर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कैंसर केयर पेन केयर पिल्स जो मैंने बताया है उसमें वाई नेगेटिव में जाओ और उसमें वाई मिला के 5 ड्रॉप दे दो, आप देखो तुरंत हील होगा और वहां पर पेन भी बंद होगा उसका, ठीक है। एक बार सर करके देखो आप। उसको देने के बाद सर क्या था, पहले उसमें स्मेल आ रहा था सर, वो स्मेल खत्म हो चुका है और पूरा साफ हो चुका है सर वो। बिल्कुल होगा, आप उसको कंटिन्यू नेगेटिव करते जाओ, नेगेटिव से पॉजिटिव आते जाओ, पेशेंट ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है, एकाएक कैंसर क्योर नहीं होता सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी पांडे सर, पांडे सर। पांडे सर। हाँ नमस्ते सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक पेशेंट है उसके गले का भाग जो है बहुत कड़ा है। हाँ हाँ, वो मतलब थायराइड वाली प्रॉब्लम है। तो हाँ। उसमें मैंने इसके पहले C4 दिया था तो उससे आराम हुआ था, तो उसने कहा कि ये बहुत मुलायम हो गया है। हमने कहा अच्छा छोड़ दो सर भाई। C4 और वेन 1000 दीजिए 15 दिन, उसके बाद C3 वेन 1000 दीजिए, उसके जी बाद में आप C2 और वेन 1000 दीजिए, फिर C1 1000 और वेन 1, ये मेन है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, आपको S2 C2 L1 वेन 1B भी देना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, क्योंकि ग्लैंड्स के लेवल पर फ्लूइड का कलेक्शन होकर हार्डनेस हुआ है ना। आयोडीन जी की डेफिशिएंसी है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है गुरुदेव।
जी रोहित सर। रोहित सर। नमस्कार सर, चरणेश्वर सर। जी रोहित सर। सर पहले तो सर मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, आज बैठ के आज की क्लास देख के सर, अगर मैं आपसे नहीं जुड़ता तो कितना कुछ लाइफ में होता जो मैं सीख नहीं पाता। कोई बात नहीं सर। अच्छा सर, दूसरा सर, नया क्लिनिक खोलने जा रहा हूँ सर। अच्छा क्लिनिक खोल रहा हूँ शहर, मोदी शहर में। बधाई ठीक है सर। सर। तो पहले तो सर मैं घर से ही प्रैक्टिस कर, दिल्ली में। गाजियाबाद में सर। गाजियाबाद। जितेंद्र जी के पड़ोस में, जितेंद्र जी से ज्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर के दायरे पे है, सिटी में है मेन। जितेंद्र सर की प्रैक्टिस मत खत्म कर देना। नहीं नहीं सर, जितेंद्र सर तो वो बहुत अच्छे आदमी है सर, वो तो वेरी नाइस सर। दिल बहुत बड़ा है उस आदमी का। नहीं, बहुत बहुत वो, उन्हें बहुत लाइफ में बहुत झटके चले, फिर भी लेकिन दोबारा अपने आप को खड़ा किया सर उन्होंने। खड़ा और किया है सर। इसलिए तो उनको कहता ब्रिक ब्रदर, लड़ते जाओ, जीत हमारी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए मेरी जितनी भी बुक है मैंने उनको कह दिया है कि आप बनाओ। मैं भी उनको गायनिक, ऑब्स्टिक, सर्जरी अगले साल तक तीनों बुक दे दूंगा। मैंने बनाना शुरू कर दिया है, सारे नोट्स तैयार है मेरे, बस उनको भेजना है। ठीक है, सारी चीज मैंने नोट्स के रूप में अपने हाथों से बनाई है। उसका उदाहरण बताता हूँ, ये देखो आप, ये सारी मैंने बनाई है और ये सब पीडीएफ के रूप में जितेंद्र सर को भेजने वाला। इसके लिए टाइम चाहिए सर, 2 घंटा रात को पढ़ता हूँ डेली में, 12-1 बजे तक। जी जी जी। तो सैल्यूट सर, बार बार सैल्यूट सर आपको। पता नहीं, मैं तो यही सोचता रहता हूँ सर, कितना कुछ सर आप पढ़ते होंगे, इतना कुछ हमें बताने के लिए आप कितना टाइम आपका कंज्यूम होता होगा। सर मेरा बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। आप आइएगा सर, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ सर उसकी क्लिनिक के। अभी ये मान के चलो 2 महीने तक टोटल बेड रेस्ट पे हूँ सर मैं। अच्छा सर, चलो सर, कोई बात नहीं, टेक केयर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। जी थैंक यू। जियाउल इस्लाम सर, डॉक्टर जियाउल इस्लाम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मैं अपना पहले जो 1 साल का कोर्स करके एक्चुअली सर क्लिनिक खोलने वाले थे, लेकिन कुछ दिन मुझे सेटिस्फेक्शन एक्चुअली नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर डी कुमार बोल के सर दिल्ली में है, वो आपका एक्चुअली रेफरेंस दिया था। तो मैं आपको पहले तो फ्री कोर्स देखे जितने सर से बात करके, तो मुझे लगा कि नहीं, फिर रनिंग बैच पार्ट 2 ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो सर पार्ट 2 भी ज्वाइन कर लिया, और जब फ्री कोर्स के बाद में मुझे लगा सर बेसिक में जाना चाहिए, तो पार्ट 1 का भी रिसेंटली मैं ज्वाइन किया हूँ। सर काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी टाइम लग रहा है, तो मैं सर क्लिनिक का तो प्लानिंग पोस्टपोन कर दिया हूँ, और लेकिन कुछ पर्सनल जो मेरा प्रॉब्लम है सर आपको मैसेज किया हूँ। गलती कर रहे हो सर, गलती कर रहे हो, है ना, गलती कर रहे हो। अभी डालो क्लिनिक, पहली बात। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, अभी क्लिनिक डालकर आप बिल्कुल अपना जो प्रोसीजर है शुरुआत कर दीजिएगा। आपके यहाँ पेशेंट आने में टाइम लगेगा, जब तक आप यहाँ स्टडी भी करते रहिए, वहां अपने पास सारी चीज। अच्छा, नोट्स बनाने में समय व्यतीत मत करिए, वो गलती सब करते हैं, है ना। हमारी बुक के ज्यादा चार्जेस नहीं है, जितेंद्र सर की मेहनत के चार्जेस वो ले रहे हैं, 1500 या 2000 कुछ ऐसे है। सीधा बुक ले लीजिए, आपको खोलने की जरूरत नहीं, जो अंदर है वही बाहर उन्होंने अपनी प्रिपेयर करके दिया आपको। पार्ट 1 भी आ गया, पार्ट 2 भी आ गया, केवल पढ़िए और अपना दिमाग लगाकर काम शुरू करिए। आपको ये कोर्स कंप्लीट होने तक आपको 20 लाख रुपए कलेक्ट करना है। आपने मुझे 12,000 फीस दी है, मेरा टारगेट है हर डॉक्टर को 20 लाख रुपए देकर फिर हमारा कोर्स खत्म होता है। मेरे जितने पुराने भाई लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। सर ऑलरेडी जितेंद्र सर से बात करके बुक ऑर्डर कर दिया, मैं जितेंद्र सर से बात हुआ था, तो बोला कि अभी सर मुझे कल ही मुझे भेजा उन्होंने, मेरे लिए भी, मेरे पास भी नहीं थी, अभी मैं बता सकता हूँ, रखी अंदर, मैंने भी मंगाई है, ठीक है। कुछ कमियां होगी तो मैं सुधार कर रहा हूँ, लास्ट ईयर कुछ कमियां थी, हमने सुधार करी, ठीक है। और इस बार जो हमारा देहरादून सेमिनार हुआ था, उसमें हम लोग पीडीएफ नहीं दे पाए थे, वो भी पीडीएफ सब हमने देहरादून में डाल दिए, उसकी भी एक बुक बन रही है। अगले साल सेमिनार में हम लोग पहले से फाइटोकेमिकल, आपका बायो एनर्जी, प्लस जो मैं अभी देने वाला हूँ पैथोलॉजी प्लस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, वो पूरे नोट्स उसमें पहले से हम लोग दे देंगे। इस बार हमसे गलती हुई है, किताब के चक्कर में इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक थी कि हमने पूरा वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट करना और फिर वो गड़बड़ था, तो हमने कैंसिल कर दिया उसको, ठीक है। सब मिलेगा, आप मत मेहनत करिए सर वहां वीडियो में, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा डेटा भी जाएगा, ठीक है। तो उस डेटा से
जी एक सर क्लास मैं देखा सर 1 घंटे के ऊपर में काफी तो सर टाइम जा रहा है। दिन में 2-3 क्लास भी कर लिया तो सर दर्द हो जाता है सर एक्चुअली इसीलिए इतना कह रहा सारा। हूँ इसीलिए कह रहा हूँ लाइव क्लास कंटिन्यू करिए। आपको कुछ बीच में नहीं समझ में आता है, बाय चांस कभी आप उस क्लास को खोल लीजिए, बाकी आपको सारी किताब में आपको कुछ नहीं करना। रोजाना ध्यान से आपको लेक्चर सुनना है और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टॉपिक को आपको मार्जिनेट कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी कुछ नहीं कर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर, देखो मेरे पास केवल ये नोट्स हैं, है ना, केवल पॉइंट्स है और मैं पॉइंट्स को पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आप देख लो खोल के, ये केवल नोट्स से पॉइंट्स है और पूरे पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब, मेरे पास कभी मैं इतना रखता नहीं सर। मेरे पास कोई भी, अभी देखो मैं अभी सर्जरी बनाया हूँ, है ना, ये सर्जरी बनाया हूँ तो सर्जरी के लेवल पर ये नोट्स बनाया हूँ, तो ये मैं केवल, आप देख सकते हो केवल नोट्स है, केवल पॉइंट्स है और उस पॉइंट्स पे मैं समझदारी से मुझे जितना आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे मैं नोट्स बना रहा हूँ और जितेंद्र सर को कह रहा हूँ आपको जितना समझ में आ रहा है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ उनको, ठीक है। तो ये कमियां है हमें, हम वो कमियां दूर कर रहे हैं और मिलके दूर होगी सर। ऐसा एक आदमी नहीं श्योर सर। एक्चुअली सर मैं इस फील्ड से, मैं भी एक्चुअली सर परेशान होकर छोड़ने वाला था, तो जैसे आपका क्लास देखे तो मुझे फिर मोटिवेशन मिले और अभी मैं क्या किया सर, जो फैमिली का मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, जो फेलियर हुए थे, मैं आपका सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको फीस पे करके मैं अपना दिमाग ना लगा के सर उससे मैं हेल्प ले रहा हूँ, ताकि मेरा अभी एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, क्योंकि मेरा ट्रैक सर चेंज हो गया। क्योंकि जो सीखा सर वो उल्टा था, जैसे टेम्परामेंट से जो मैं सीखा था वो एकदम फॉर्मूला बेसिक था और एबिशन का जैसे उन लोग सिखाए थे, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन टोटली सर डिफरेंट है। तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ एक्चुअल डॉक्टर का जो होते हैं वो कैसा होता। उस टाइम तो सर मुझे सिर्फ फॉर्मूला था और फॉर्मूला बेस पे दे रहा हूँ, कभी काम हो रहा है कभी काम नहीं हो रहा। तो ये सब मैं बहुत सारा मुझे प्रॉब्लम हुआ था सर। सर मैंने भी किया है, मैंने भी सिंगल एमएमपी ग्लोबल से किया है, सिंगल मेडिसिन से किया है, लेकिन हमेशा फेलियर हुई मेरे, बहुत मेरे 50% पेशेंट टूट जाते थे। फिर मैंने अपना एक पूरा अलग बनाया, 2-3 डॉक्टरों से जुड़ा, उनसे जुड़कर हमने काम करना शुरू किया, प्रैक्टिकल एक दूसरे को गाइड करना शुरू किया। यही कमी है हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ में। मुझे बताओ आपके पार्ट 1 में कितने ग्रुप बने, है ना। अभी आप जो रोहित सर, दीपक सर, है ना, हमारे उपिंदर सर, ये ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप डिस्कशन होती है। दीपा मैम, ये सब ग्रुप है, दीप्ति मैम, ये लोग एक दूसरे से ग्रुप डिस्कस करते हैं और कहीं कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछते हैं, अन्यथा 99% केसेस में इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये वहीं का वहीं अपने डॉक्टरों को बता के प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप लोग ग्रुप बनाइए, सारे लोग मिलकर ग्रुप बनाइए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए, बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि मुझे सब नॉलेज हो, जरूरी नहीं जियाल सर को सब नॉलेज हो, लेकिन कुछ तो नॉलेज बेटर होगा ना दूसरों से, वो नॉलेज वहां शेयर करिए। मैं बताता हूँ एक दूसरे को बांटने से जो बढ़ेगा ना वो कभी आपका फेल नहीं होगा, यहाँ फेल होगा। ठीक है, आपकी बात सही सर। सर छोटा सा रिक्वेस्ट था सर, व्हाट्सएप में आपको मैसेज किया वो मेरा अपने के लिए, और डायबिटिक का जो इश्यू था, मैं एक्चुअली सर डिजीज वाइज अगर सर ढूंढने जाएंगे ना, जैसे मेरा फैमिली कोई इशू है तो उसमें काफी सारा मैं कंफ्यूज हो जाता है, एक साइड से मैं चालू किया सर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा अगर आपका जैसे हेल्थ का कंडीशन हो जैसे भी है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल मुझे अगर थोड़ा सा अगर अपने आपके लिए थोड़ा सा गाइड कर देंगे। मैं अपना मेडिसिन यूज किया HP, मुझे इफेक्ट आया, लेकिन सर उतना इफेक्ट नहीं आया, तो मैं सोचा कि आपसे मैं शेयर करता हूँ मेरा, बता दूंगा मैं, ठीक है, जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी दीपा मैम, दीपा मैडम, गुड मॉर्निंग सर। एक फीडबैक था, एक छोटा बच्चा था, यही कोई 6-7 साल का, उसको चिकन पॉक्स निकल गया था परसों सर। उनकी मम्मी ने मुझसे मेडिसिन ली, तो मैंने ऑल टाइप ऑफ फीवर और लीवर की ड्रॉप और S1 और S10 और 2 मेडिसिन का प्रोटोकॉल और दिया था सर। 1 घंटा भी नहीं लगा था कि 4.5 बुखार था उस बच्चे को पिछले 2 दिन से, और चिकन पॉक्स उसको दिख नहीं रहा था, बाद में वो निकल के आया था। जब वो मेरे पास आई तब वो प्रॉपर चिकन पॉक्स उसको बच्चे को था। तो सर एक डोज में बुखार 4.5 दोबारा चढ़ा ही नहीं, ऑल टाइप ऑफ फीवर दे रहे थे, डायरेक्ट 5 ड्रॉप्स डलवाई थी D5 में, यानी कि न्यूट्रल मेडिसिन दी थी सर। उसको चढ़ा नहीं, और जो ईचिंग हो रही थी वो भी स्टॉप हो गई, और सर जो रेडनेस आ रही थी चेहरे पर वो भी नॉर्मल हो गई, और जो दाने थे वो भी सूख गए 3 डोज में सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही तो सबसे बढ़िया चीज है कि कोई भी चीज इम्पोर्टेंटली अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ती है। हम मेहनत कर जाएंगे तो हम बहुत आसानी से रिजल्ट ले लेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़ते ही जाइए मैडम आगे। थैंक यू सर। जी दत्तात्रेय भोयते जी, लास्ट क्वेश्चन है, दत्तात्रेय भोयते जी। जी बच्चू सिंह फौजदार सर, लास्ट क्वेश्चन है, बच्चू सिंह सर।
फौजदार सर।